प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी एक बार फिर सामने आई है। पीएम मोदी को एक सर्वे के दौरान ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स लिस्ट में पहले नंबर पर चुना गया है। प्रधानमंत्री को इस लिस्ट में 71% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि उनके साथ के अन्य ग्लोबल लीडर्स रेटिंग के लिहाज से कहीं पीछे रहे हैं। यह रेटिंग मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल्स इंटेलिजेंस ने जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लिस्ट में पहले नंबर पर रहने के दौरान अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे पावरफुल और डेवलप्ड देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादर रहे हैं, जिन्हें 66% अप्रूवल रेटिंग्स मिली हैं। उनके बाद तीसरा नंबर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी का रहा है, जिन्हें 60% रेटिंग्स मिली हैं। अगली खबर, राजधानी दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुके अमर जवान ज्योति को गणतंत्र दिवस से पहले यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। अब यह ज्योति इंडिया गेट की जगह नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित होगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे इसकी लौ को वॉर मेमोरियल की ज्योति में ही मिला दिया जाएगा। वहां एक समारोह में दोनों लौ को आपस में मिला देने का कार्यक्रम रखा गया है। समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण करेंगे। अमर जवान ज्योति को पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में युद्ध में शहीद होने वाले 3843 भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था। इससे पहली बार 1972 में प्रज्वलित किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 फरवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। अगली खबर, अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से शिफ्ट करने का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विरोध किया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई की ट्विटर के मुताबिक राहुल के इस बयान पर पलटवार करते हुए भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से कई ट्वीट एएनआई की ट्वीट पर आए हैं। सूत्रों का कहना है कि यह बेहद अचंभित करता है कि वो लोग जिन्होंने 7 दशकों तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाया, वो अब अमर जवान ज्योति को लेकर विलाप कर रहे हैं, जबकि अब सही मायने में शहीदों को सही जगह पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बताते चले कि नेशनल वॉर मेमोरियल स्मारक का उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका निर्माण केंद्र सरकार ने देश की आजादी के बाद से अब तक शहादत दे चुके 26,466 भारतीय जवानों के सम्मान में करवाया था। अगली खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान की कमान अब उनके चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह व पार्टी के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने संभाल ली है। इस जोड़ी का एक साथ ये चौथा चुनाव है। इस क्रम में अमित शाह आगामी शनिवार से मथुरा से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि अपने अभियान की शुरुआत करने से पहले शाह ने गुरुवार को राज्य में दोनों सहयोगी दलों के मुखिया अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से चुनावी रणनीति पर लंबी मंत्रणा की थी। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा आगरा में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद बरेली में घर घर जाकर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया में एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में अपर्णा मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेती हुई नजर आ रही हैं। आपको याद दिलाते चलें कि बीते 19 जनवरी को ही अपर्णा ने दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली है। इसके पहले लंबे समय से उनका भाजपा में शामिल होने की खबरें मीडिया की सुर्खियों में रही थी। आज ये फोटो भी खूब वायरल हो रही है। अगली खबर, अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने इसकी घोषणा कर दी है। आपको याद दिला दें कि आजमगढ़ से सांसद अखिलेश ने बुधवार को कहा था कि वे अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से पूछकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे। करहल विधानसभा क्षेत्र को समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। लंबे समय से यहाँ सपा को जीत मिलती आ रही है। 2007 से लेकर अब तक 3 बार सपा के टिकट पर सोबरन सिंह यादव यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। अगली खबर, दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह उपराज्यपाल अनिल बैजल से अनुशंसा की है। इसके लिए उन्होंने राज्यपाल को पत्र भेजा है। वीकेंड कर्फ्यू हटाने के साथ साथ निजी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। आपको याद दिला दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इसी महीने वीकेंड कर्फ्यू लगाया था। इसके साथ ही बाजार में दुकानें ऑड इवन प्रणाली में खोलने का निर्णय लिया गया था। हालांकि इससे दुकानदारों को भारी नुकसान हो रहा था। अगली खबर, राष्ट्रीय संचार सुरक्षा नीति के दिशा निर्देशों के और अधिकारियों द्वारा सरकार के निर्देशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने की कई सूचनाओं के लीक होने के बाद खुफिया एजेंसियों ने संचार को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक निर्देश में सभी सरकारी अधिकारियों को गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करने से मना किया गया है। सभी मंत्रालय को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि मीटिंग के दौरान अधिकारी अपने स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच को कमरे से बाहर रखें। इसके अलावा कार्यालयों में
अमेजन इको, एप्पल होमपॉड, गूगल होम जैसे स्मार्ट डिवाइस के इस्तेमाल को लेकर भी मनाही की गई है। घर के नेटवर्क के जरिए किसी जरूरी दस्तावेज को भेजने से भी मना किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नए निर्देश में किसी भी जगह वर्चुअल मीटिंग करने से मना किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए थर्ड पार्टी ऐप के बजाय भारत सरकार के वर्चुअल सेटअप का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे CDAC या NIC ने तैयार किए हैं। अगली खबर, पंजाब में अवैध रेत खनन मामले में ईडी की रेड पर रार बढ़ती जा रही है। रेड के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। कांग्रेस ने कहा कि यह रेड राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के पास रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक मनु सिंघवी और हरीश चौधरी पहुंचे हैं। उनका कहना है कि रेड के जरिए सीएम चरणजीत चन्नी और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि आयोग ने अपने स्तर पर मामले की जानकारी लेकर सुनवाई का भरोसा दिया था। बताते चले कि पंजाब में चुनाव की घोषणा के बाद ईडी ने सीएम चन्नी के भतीजे भूपेंद्र हनी के ठिकानों पर रेड की। ईडी का दावा है कि भूपेंद्र और उसके साथियों से करीब 10 करोड़ की रकम बरामद की गई है। इसमें 8 करोड़ अकेले सीएम के भतीजे से बरामद हुए हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी के कागजात और कीमती सामान भी मिले हैं। अगली खबर, जेएनयू में पीएचडी की छात्रा को झाड़ियों में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश मामले में गुरुवार रात छात्रों ने आक्रोशित होकर जेएनयू के कुलपति के आवास का घेराव किया। इस मामले के 3 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद छात्र आक्रोशित हो गए थे। जेएनयू ने एक लिखित बयान में कहा, जेएनयू की सुरक्षा शाखा जांच के मामले में पुलिस के लगातार संपर्क में है। रेजिडेंट से आग्रह है कि घटना के इस संबंध में कोई जानकारी मिलने पर तत्काल जेएनयू के सुरक्षा विभाग या पुलिस से संपर्क करें। अगली खबर, दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी जिला डीसीपी गौरव शर्मा ने मीडिया को बताया था कि जेएनयू से रात करीब 1:15 बजे घटना की सूचना मिली थी। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। डीसीपी ने बताया था कि 17 व 18 जनवरी की रात तकरीबन 12:15 बजे जेएनयू से पीएचडी कर रही छात्रा से ईस्ट गेट के पास कैंपस घूमते समय छेड़खानी की घटना हुई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार छात्रा ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि आरोपी उसका मोबाइल छीनकर ले गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपी अकेला था। फिलहाल जेएनयू की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरोपी को तलाश करने के लिए पुलिस की 6 से ज्यादा टीमें दिल्ली में कई जगह दबिश दे रही हैं। पुलिस जेएनयू के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगालने में लगी हुई है। अगली खबर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने सर्किट हाउस का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भगवान सोमनाथ की कृपा अवतीर्ण होती है। कृपा के भंडार खुल जाते हैं। जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार पटेल जी के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा संदेश है। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक सर्किट हाउस 30 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। इस सर्किट हाउस को इस तरीके से बनाया गया है कि इसके हर कमरे को सी फेसिंग रखा गया है, यानी सभी कमरों से समुद्र दिखता है। पीएमओ कार्यालय की ओर से बताया गया है कि सोमनाथ मंदिर के आसपास कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में यह सर्किट हाउस सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अगली खबर, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्पल गोवा चुनाव को लेकर अपनी आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे। उत्पल को भाजपा ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया है। उत्पल अपने पिता की पणजी सीट से टिकट मांग रहे थे। मनोहर पर्रिकर इस सीट से 25 साल तक विधायक रहे थे। अगली खबर, देश में गुरुवार को 3,47,254 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान करीब 2.51 लाख लोग ठीक भी हुए, जबकि 701 लोगों की मौत हुई। वहीं पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में 29,722 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे एक दिन पहले बुधवार को 3.17 लाख लोग संक्रमित मिले थे और 491 लोगों की मौत हुई थी। देश में पिछले 4 दिन से रोजाना होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये मौतें तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा मौतें दिल्ली में 43, तमिलनाडु 39, पश्चिम बंगाल 37, महाराष्ट्र में 37 मौतें हुई हैं। मौतों का आंकड़ा 8 महीने बाद 700 के पार पहुंचा है। दूसरी लहर में केस घटने के दौरान 11 मई को 724 मौतें दर्ज की गईं। फिलहाल देश में 20.12 लाख एक्टिव केस हैं।